कोविड-19 के दौरान जेंडर आधारित हिंसा यानी बाल यौन शोषण और महिला के खिलाफ हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब इस दौरान आपने आपने और आपकी संस्था ने क्या-क्या काम किए? क्या कुछ सकारात्मक कहानियाँ हैं? हम शुरुआत करते हैं वंदना जी से। वंदना जी, आपकी संस्था ने क्या काम किया? आप हमारे साथ बाँटें ज़रा। ढेरों प्यार के साथ हम अपनी बात को शुरू कर रहे हैं। जैसा कि पूर्वी जी ने बताया, हम बिहार में हैं और बिहार के मुजफ्फरपुर जिला और वैशाली में हम काम करते हैं और विगत 26 वर्षों से महिलाओं, अल्पसंख्यक महिलाओं, दलित, किशोरी इन सब के साथ हम काम कर रहे हैं खेल के माध्यम से और पंचायती राज के महिलाओं में महिला लीडरशिप को लेकर के इस तरह से हम काम को कर रहे हैं। 2010 से क्रिया के सपोर्ट से और ज्यादा हम यौनिक प्रजनन स्वास्थ्य पे किशोरी और पंचायती राज के महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं और उनके बीच बहुत ज्यादा हम लोग देख भी रहे हैं कि बदलाव भी आ रहा है। वे अपने अधिकार और हक के लिए आगे आ रही हैं। ये कोविड-19 के समय जब ये लॉकडाउन का ये 22 से मार्च के तो एक दिन का था, 25 से जब लगा तो 2-4 दिन तक तो हम लोग भी बहुत शॉक हो गए थे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कुछ भी हर चीज एकदम निश्चित सा, बिल्कुल घर में बैठ गए थे, कुछ सोचने और की स्थिति में नहीं थे। लगता था क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन 5-6 दिनों के बाद हम लोग आपस में अपने संस्था के लोगों से फोन पे, 6 दिन तो फोन पे भी बात नहीं की। इस तरह की बात हो गई थी कि हम लोग को भी लगता था कि क्या होगा। तो हम लोग एक दूसरे से हाल चाल भी नहीं लिए थे। लेकिन 5-6 दिन के बाद जब हम लोग अपने साथियों से बात करना शुरू किए, अपनी अपने अपने मनोदशा के बारे में जब चर्चा किए, तो लगा कि जब हम लोग इस मनोदशा में हैं, तो हमारे समुदाय के साथी किस मनोदशा में होंगे और कैसे गुजर रहे होंगे, उनके बीच भी हम लोगों को बात करनी चाहिए। जाना तो बिल्कुल अभी बंद है, लेकिन जिनके पास फोन की सुविधा है, जिनका नंबर है, क्योंकि एकाएक लॉकडाउन हो जाने के कारण हम लोग कार्यालय पर ही बहुत चीज छूट गया था, तो घर पे तो कुछ था नहीं। लेकिन हम लोग अपने अपने मोबाइल को, जो भी साथी जिस क्षेत्र में थे, जो हम लोग छाने, ढूंढे और अपने साथी महिला समुदाय के महिलाओं से बात करना शुरू किए हम लोग, उनका हाल चाल। तो हाल चाल जैसे लेते थे, सबसे पहले आता था, मैडम भूखे मर रहे हैं। बस 8 दिन के बाद ही यही आवाज आती थी, मैडम भूखे मर रहे हैं, दीदी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या होगा। इसके अलावा कुछ भी आवाज नहीं आती थी। हम लोग भी चिंता में पड़ गए, भाई केवल खाना खाना खाना, राशन। और सरकार भी क्या की, लॉकडाउन की, जिस तरह से लग रहा है कि लॉकडाउन अनप्लान्ड था, लेकिन राशन कार्ड बनवाना, राशन बांटना उनके एजेंडा में शामिल था। जिस तरह चुनाव के समय कोई एजेंडा बनता है, उस तरह से हम लोग यही महसूस किए कि 3-4 दिनों के बाद ही सरकार ने घोषणा करना शुरू कर दी, सबको राशन दिया जाएगा, सबको 1 महीने का, सबको 2 महीने, 3 महीने, इस तरह से बढ़ता चला गया। लगता था कि उनके एजेंडा में फिक्स है कि राशन देना है। और लॉक क्यों हो रहा है, कोविड-19 के बारे में और चीज क्या सोचना है, उस पे उनकी कहीं कोई सोच नहीं आ रही थी। वही पूजा, थाली गाली बजवाना, ताली बजवाने के सिवा कुछ भी नहीं था। तो फिर जब हम लोगों ने बात करी, तो समुदाय के महिलाओं से जब बात करने लगे, तो हम लोग को लगा कि हम लोग को भी उनके बीच में राशन लेकर ही जाना पड़ेगा। और जब तक उनके पेट की बात को लेकर उनके बीच में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि इस अवधि में 3-4 सवाल हम सभी साथी के मन में ये हो रहा था कि माहवारी का प्रबंधन कैसे होता, क्योंकि घर में औरतें हैं, परिवार के लोग हैं, बंद है, पुरुष लोग, उसके पिता, भाई, चाचा, दादा, बाबा जो भी होंगे घर में रहते होंगे। तो फिर किशोरी लड़कियों को या जो इसमें है महामारी में जो औरतें हैं, उनका क्या होता होगा। उसके बाद हम लोग को ये लग रहा था कि अगर भोजन की बात है तो क्या महिलाएं भरपेट भोजन कर रही है कि नहीं। फिर ये लगता था कि किशोरी लड़की को खाना मिल रही है कि नहीं। तो इन सब सवाल को लेकर के हम सोचे कि नहीं, प्लान करना चाहिए, ज्यादा नहीं, 2 लोग भी अगर समुदाय में हम लोग चले, बारी बारी से अपनी महिलाओं से मिलना शुरू करें तो अच्छा रहेगा। तो फिर हम लोग ने प्लान करी और जिला स्तर पर जो कल्याण विभाग का ये था, उसमें मिलकर के बहुत प्रयास करने पे 2 लोगों के लिए अनुमति मिली, बहुत हुज्जत से, कि भाई स्वयंसेवी संस्थाओं को इससे नहीं जोड़ना है, आप लोग जाएंगे तो आप लोग सरकार के विरुद्ध में बात करेंगे, बिल्कुल ऐसे कहा गया। काम शुरू किए
और राहत का काम उनके साथ साथ ट्रांसजेंडरों के लिए भी किए हम लोग, जो काफी हम लोग के लिए अनुभव ये था कि जेंडर भेदभाव उनके बीच में भी बहुत ज्यादा है, ये भी समझने का हम लोग को मौका मिला। रजनी जी, आप अपने काम के बारे में अब बता सकती हैं। थैंक यू पूरी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह का एक वेबिनार आयोजित किया है, जहां हम जैसे जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोगों को मौका मिल रहा है कि अपने काम को हम लोग साझा करें और बाकी राज्यों के लोगों के साथ। तो वंदना जी ने मेरे से पहले बात किया है और वो भी बिहार से हैं और बहुत सारा चीज मिलता जुलता है। पर उसके अलावा मैं इतना आप लोगों को सबको बताना चाहूंगी कि सहयोगी जो है वो महिला हिंसा के खिलाफ और जेंडर आधारित जो गैर बराबरी है उसको लेके मुख्य रूप से काम करती है। काम का तरीका बहुत सारा है, लेकिन जब कोविड-19 के दौरान ये लॉकडाउन हुआ तो सच में हम लोगों को भी समझ में नहीं आया था कि हम क्या करें। पहले तो लगा कि 2-4 दिन, 5 दिन, 8 दिन तक हम लोग फील्ड में तो किसी से बात ही नहीं किए थे। अपने आप में भी ये लग रहा था कि पहले हम क्या करें? अपने लिए भी सोच रहे थे कि इस तरह से एकदम बंद हो गया और वो जो सन्नाटा है, वो एकदम दिमाग खराब कर रहा था कि हम लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। पर जैसे ही 1 सप्ताह 10 दिन हुआ, हम लोगों को बड़ा दिक्कत लगने लगा, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे घर पे हमारे परिवार से लोगों का फ़ोन आ रहा था, बातचीत हो रही थी, पर हमारा समुदाय एकदम छूटा हुआ था। और उसके बाद जैसे ही हम लोग भी बातचीत करना शुरू किए तो सबसे पहले राहत सामग्री के लिए लोगों का ध्यान गया कि हम लोगों का काम छूटा हुआ, क्योंकि हम लोग जहाँ काम करते हैं वो रोज कमाते खाते हैं। तो वैसे लोगों का काम बंद अगर है तो वो खाएंगे क्या? तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों को लगा कि अभी मुद्दा को अभी हम लोगों को पीछे करना पड़ेगा, पहले उन लोगों के लिए खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हम लोग उन लोगों के लिए राशन के लिए लग गए कि कहाँ से जुगाड़ हो। हमने बात भी कर लिया, हमें सपोर्ट भी मिलेगा ऐसा आश्वासन हो गया, लेकिन हम वो सामान उन तक पहुँचाए कैसे, ये बड़ा दिक्कत का बात था। क्योंकि यहाँ पे तो सरकार कह रही थी कि आप मतलब लोगों का मदद कीजिए, ये कीजिए, लेकिन वहाँ तक जाने का कोई रास्ता नहीं था और कैसे हम वहाँ जाएँ ये भी कोई समझ में नहीं था। तो हम लोगों ने बड़ा मुश्किल से एक जुगाड़ लगाया कि दिन में तो हम लोग को कोई परमिशन मिल नहीं रहा है कि हम जाएँ और अपने कार्य क्षेत्र में जाके उन लोगों तक सामान बाँटे। तो हमने बोला रिस्क लिया और हमने मतलब सुबह 4 बजे ही हम लोग अपने क्षेत्र में पहुँच जाते थे और उसके लिए 3 बजे हम लोग घर से निकलते थे और चोरी-छुपे सबके घर-घर जाके हम लोग राहत का सामान पहुँचाएँ। तो एक तो हमारा कोविड-19 में ये काम करने का एक ये था कि हम लोग इस तरह से काम किए। दूसरा, लगातार हम लोग महिला हिंसा के ऊपर काम करते रह गए, क्योंकि इस लॉकडाउन में महिला हिंसा का स्वरूप भी थोड़ा बदला। अधिकतर हम लोग मारपीट, मानसिक और मतलब शारीरिक हिंसा हम लोग ज्यादा देखते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में हमने देखा कि मानसिक और यौनिक हिंसा महिलाओं के साथ काफी बढ़ा है और लड़कियों के साथ भी। काफी लड़कियां और महिलाएं हम लोगों को फोन कर करके बोलने लगी कि हम लोगों के साथ इस तरह का दिक्कत है। तो हम लोग उन लोगों के साथ काम करना फ़ोन से शुरू किए और उनके लिए वहाँ पे जो भी हमारे स्टेक होल्डर होते हैं, जैसे वहाँ का बगल की एएनएम हुई, आशा वर्कर हुई, ये लोग से हम लोगों का काम करने के दौरान जान-पहचान होता है, आंगनबाड़ी सेविका, इन लोगों को हम लोग उन लोगों के घर भेज-भेज के, ताकि एक मतलब एक माहौल बना रहे कि कोई तो आ रहा है। घर में ऐसा माहौल हो गया था समुदाय में कि अभी तो कोई बाहरी आ नहीं रहा है, हम अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में जो मन में आएगा सो करेंगे, अभी तो कोई ना रोकने वाला है, ना टोकने वाला है। तो हम लोग हमेशा उन लोगों को जा भेजते गए उन लोगों के घर कि आप लोग जाइए और जाके कुछ नहीं, बस सिर्फ बातचीत कीजिए, ताकि उनको एक हिम्मत बना रहे कि हमारे लिए कोई तो है जो आ रहा है। तो एक तरीका हमने वो अपनाया जिससे वो समझ में आया कि वो हिंसा कम हुआ। लोग लॉकडाउन में जो हिंसा तरह-तरह का, जैसे खाने-पीने का, महिलाओं को कम राशन, कम सब्जी, माहवारी को लेके जो उनको प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब इस लॉकडाउन में महिलाओं को क्या झेलना पड़ा, ये हम लोग सुन रहे थे। तो हमने इसी लॉकडाउन में सोचा कि क्यों नहीं एक छोटा-सा स्टडी किया जाए महिला हिंसा को लेके। तो हमने वो एक स्टडी किया है, जो रिपोर्ट अभी आने ही वाला है, लगभग तैयार है वो, उसमें थोड़ा-सा लास्ट मिनट का काम बचा हुआ, तो बहुत सारा चीज़ निकल के आया है उस। धन्यवाद रजनी जी। अब मैं रुबीना, अब तुम अपनी बात कर सकती हो।
साथियों को जिंदाबाद। ये जो सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी है, तो थोड़ा सा मैं हमसफर के बारे में बस आधा बताऊंगी कि हमसफर जो काम करता है, मेन केसवर्क काम है उसका काम, जो महिलाओं के साथ, और उसी के साथ जो हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो है यूथ के साथ भी काम करना बहुत जरूरी है, कॉलेज में और समुदाय में भी। तो कहीं ना कहीं जेंडर जब भेदभाव होता है तो कहीं ना कहीं वो वायलेंस के रूप में बदल जाता है। तो हम लोगों ने इस नजरिए के साथ काम करना शुरू किया। और जब ये कोविड महामारी का ये दौर चल रहा था, तो लगभग सभी संस्थाएं जो जान पहचान, जो हम जान रहे थे, ज्यादातर लोग काम कर रहे थे राशन बांटने का, ये सारा वो सभी कर रहे हैं। और ज्यादातर जो लोग काम किया है वो ऐसे ही काम किया है। कि जो सारी बातें हैं वो शायद सेम हो जाएंगी। तो जो हमारा क्राइटेरिया है, जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया था बस्तियों में, कॉलेजेस में, तो कॉलेजेस में ऐसे चुने थे हम लोग जो जहाँ पर गरीब बच्चे, जहाँ पर दलित बच्चे पढ़ते हैं, और वो सरकारी स्कूल, ऐसे ही कॉलेज हम लोगों ने चुना था जहाँ पर सबकी पहुंच नहीं होती है। ज्यादातर बस्तियां भी हम लोगों ने ऐसे ली जो दलित बस्ती है, जो स्लम बस्तियां हैं, ऐसी बस्तियां हमने चुना काम करने के लिए, जहाँ पर घरेलू कामगार, सब्जी लगाने वाले, मजदूरी करने वाले, कुम्हार, मूर्ति बनाने वाले, विकलांग, एकल महिला साथी, ऐसे ही बस्ते हम लोगों ने चुना काम करने के लिए। तो जब हम लोगों ने देखा कि ये जो महामारी का दौर चल रहा था, तो हम सब सच में, जैसे सबने बताया कि हम सब अपने अपने घर पे थे, और जब देख रहे थे कि लगातार जब हम कैसे बातचीत करें अपने अपने जहाँ पर हम काम करते हैं, जब उन्होंने बातचीत करना शुरू किया, तो सबसे ज्यादा जो जरूरत लोगों की, वो खाने की जरूरत ही थी, राशन की जरूरत थी। क्योंकि जो काम था वो डेली बेसिस काम ज्यादा था लोगों का, रोजमर्रा का काम करते थे, रोज कमाना, रोज खाने वाला काम करते थे। वहां पर सबसे ज्यादा राशन की दिक्कत आ रही थी। फिर राशन जब उन्होंने सबको देना शुरू किया, फिर लोगों से मिलना भी शुरू किया, क्योंकि एक एक दो दो लोग से मिलने की, घर घर जाके मिलना, बातचीत करना, तब समझ में आ रहा था कि वहां पर औरतों की समस्या अलग है, लड़कियों की समस्या अलग होती जा रही है। औरतें जहाँ पर कह रही है कि इस महामारी में जहाँ पर लॉकडाउन हुआ है, वहाँ पर मर्द भी हैं, लड़के भी हैं, सब घर पर रहते हैं। तो हमारे लिए मतलब कितना अनचाहा गर्भ धारण हम कर रहे हैं, हमें बहुत खतरा भी है, हमें बहुत डर भी है कि हम नहीं करना चाहते। तो हम लोग को लग रहा था कि हम राशन तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, और बहुत सारी संस्थाएं कर रही है, हम क्यों ना इसकी भी हम थोड़ा सा देखते, स्वास्थ्य को लेके लोगों की, महिलाओं की जो सेक्सुअल वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ा है इसमें। तो हम लोगों ने फिर पिल्स बांटना शुरू किया, माला डी बांटना शुरू किया, कैसे इसको खाना है वो बताया। अब ये भी डर लग रहा था कि भाई इतने गरीब तबके के लोग हैं, और जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो खान पान की भी थोड़ा सा जरूरत होती है उसके लिए, कैसे वो करेंगे। तो उसको सब थोड़ा सा समूह तो नहीं बना पा रहे थे, पर दो दो तीन तीन लोग से बातचीत करना लगातार कि ऐसे ऐसे करना है। फिर लड़कियों की अलग समस्या थी कि हम जो, हमारे पैसे तो है नहीं, सैनिटरी पैड नहीं ले सकते, घर में जो कपड़ा था इस्तेमाल करने का वो सारा खत्म हो गया है, क्या करेंगे। फिर उन्होंने सैनिटरी पैड का भी इंतजाम किया, वो बांटना शुरू किया। तो समस्याएं जैसे जैसे आती जा रही थी, हम लोग उसको देखते जा रहे थे कि हाँ अभी अभी जरूरत क्या है, क्योंकि राशन बांटने का काम बहुत सारे लोग कर रहे थे। और अगर हम देखें तो राशन, शुरुआत में तो राशन की ये हालत थी, जो कोटा था जहाँ पर लोग लेते थे, वहाँ पर तो इतना ज्यादा परेशान औरतों को करते थे कि आपका अंगूठा नहीं लग रहा है, आपका बैंक, आपका सिग्नेचर नहीं मैच, वो बैंक की कुछ डिटेल नहीं मैच कर रही, पता नहीं कि, मतलब लोग रोज परेशान होते थे और चले आते थे, राशन नहीं मिलता था उनको। ये समस्या लगातार आ रही थी। और फिर अगर देखा जाए तो प्रवासी मजदूर जो एक शहर से दूसरे शहर आ रहे थे, उनके साथ भी लगातार जो हिंसा हो रही थी कि उनको जो बहुत सारे लोग जो बांट रहे थे राशन, हम उनको संस्था वाले नहीं थे, बहुत सारे जो कुछ कुछ पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी जो राशन बांट रही थी, वो इस तरीके से जो हम लोग जब बात कर रहे थे प्रवासी मजदूर से, तो वो कह रहे थे कि हमको तो नाम पूछ पूछ के दिया जाता है कि आप जो है, आपका नाम क्या है, अगर मुस्लिम है तो नहीं देंगे, और हिंदू है तो देंगे आपको खाना जो बांट रहे थे। तो मतलब किस तरीके के देखा जा रहा था। और एक दो जगह तो मैंने ये भी देखा कि जिस समुदाय में हम इतने सालों से काम कर रहे थे, वहां पर मतलब 8 साल से हम काम कर रहे थे, पर इस कोविड में, महामारी में बहुत सारी जो गलत फहमियां भी बहुत सारी हुई हैं, बहुत सारी अफवाहें उड़ाई गई। वहां पर किस तरीके से मुस्लिम सब्जी वाले जो थे, उनका रोज था आना जाना, बिल्कुल वो जा नहीं सकते थे, किस तरीके से उनके लिए बल्लियां लगा रखी थी और लिख रखा था। बातचीत युवाओं से हो रही थी, और वो यूथ हमारे साथ जुड़े हुए थे 8-8 साल। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि मतलब इतने सालों से ये जुड़े हुए, इस तरीके की बात, मतलब
जब उनसे बात की, नहीं दीदी हमने नहीं किया है ये मोहल्ले, उन्होंने कहा आप समझा सकते हैं जाके। और वहां पर जब हमने बात की कि मैं भी तो मुस्लिम हूँ, तो उनका कहना था कि आप, अरे दीदी आप तो इतने सालों से आपको जानते हैं आप। तो वहां पर लग रहा था कहीं ना कहीं ये जो एक वर्ग के साथ जो हिंसा हो रही है वो भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये सारी चीज जो देखने को मिल रहा था, तो बहुत देखने को मिल रहा था। हुए हैं, मैं सभी को दिल से धन्यवाद बोलती हूँ अपने कीमती समय निकालने के लिए, और साहस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं प्रदान संस्था में 2 साल काम की हूँ 2019 तक। उसके बाद मैं अभी रिसर्च स्कॉलर के तौर पे मैं IIM इंदौर पे अपना PhD कर रही हूँ। जब ये कोविड-19 का लॉकडाउन शुरू हुआ तब तो मैं यहीं पे थी। मैं उस टाइम कोई संस्था से जुड़ के काम नहीं कर रही थी, लेकिन मेरे साथ में दीदी लोगों के साथ, जिनके साथ मैं पहले काम की हूँ, उनके साथ मेरा बातचीत चलता रहा। प्रदान संस्था भी 7 राज्य में काम करता है भारत के, और उसमें लगभग ऐसे 60 टीम है जिनमें वो अपने 5-6 मेंबर के टीम के जरिए से वो अपने अपने एरिया के कम्युनिटी मेंबर के साथ काम करते हैं। जब ये कोरोना वायरस शुरू हुआ तो प्रदान के सारे टीम ने अपना इनिशिएटिव लिया कि जो हम लोगों के मजदूर भाई बहन बाकी राज्यों में फंसे हुए हैं उनसे कांटेक्ट हो पाए। मेरे सहकर्मी बहुत लोगों से मेरी बात हुई, और पहले मैं इंडिया फेलोशिप से जुड़ी हुई थी, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि वो लोगों से डोनेशन लेके उनको राहत पहुंचाने का काम कर रहा था। तो मैंने उस टाइम पे दीदी लोगों के संपर्क में आके जो वहाँ के गांव के लोग फंसे हुए हैं शहर में, उनको कुछ राहत पहुंचाया जा सकता है क्या, उसको मैंने लिंक कराने की कोशिश की। कुछ मामले में मैं सफलता से वो कर पाई, और साथ में जो कि अन्य मेरे सहकर्मी के जरिए ही बहुत सारी जगह से ऐसा भी आया था कि अभी बहुत इमीडिएट नीड है उनको पैसों का। मेनली उस टाइम पे राहत का काम का ही फोकस था सबका, प्रदान संस्था हो या बाकी जमीन में जुड़े हुए जो हम लोग के महिला मंडल के संगठन है या ग्राम संगठन के संगठन है, सभी का। तो उस टाइम पे मैंने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेरा जो हो पाया कि हम उनको कितना कनेक्ट कर पाते हैं अलग अलग जगह पे। कुछ लोग मुंबई में फंसे हुए हैं, कुछ बेंगलोर में, वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या कांटेक्ट डिटेल है, क्या हम उनको हम अप्रोच कर सकते हैं कि वो उनको राहत पहुंचाए, उसमें काम किया। और साथ में आज हमारे यहाँ पे नारी अदालत के दीदी लोग हैं जो एकता महिला विकास मंच के भी मेंबर है। एकता महिला विकास मंच एक ब्लॉक लेवल फेडरेशन है जो पोरैया हाट में काम करते हैं। उन्होंने भी बहुत सारी इनिशिएटिव लिया, प्रदान टीम ने भी उनको बहुत वहाँ पे सपोर्ट किया। पोरैया हाट प्रदान टीम ने बहुत जगह पे कम्युनिटी किचन शुरू किया गया, और साथ में ही उस तरह के परिवार का चुनाव किया गया जो परिवार को ज्यादा राहत की जरूरत है, और उस हिसाब से राशन के वितरण में भी दीदी लोगों ने अपना भागीदारी दी। तो इस बारे में यहाँ पे अनीता दीदी और बाकी दीदी लोग भी हैं, वो लोग और ज्यादा बेहतर बता पाएंगे जमीन पे उन लोगों ने कैसा काम किया है। धन्यवाद पूनम। जैसा पूनम ने बताया, हमारे साथ ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि हमारे पास 5 ही स्पीकर थे। पूनम के जरिए हमें हमारे 6ठे स्पीकर मिले। बहुत स्वागत है एकता महिला अधिकार मंच में। हमारे साथ अनीता जी हैं, रंबा जी हैं, मुझे सभी के नाम नहीं पता थे, पर अनीता जी, लता जी, रंबा देवी, मोहिबिती, पर आप लोग ज्यादा लोग हो, तो अगर आप चाहो तो सभी अपना नाम बता सकते हैं और आपने इस दौरान क्या काम किया, आप हमारे साथ जरूर साझा करें। तो मैं एकता महिला विकास मंच पोरैया हाट झारखंड से जोहार, नमस्ते। मैं अनीता, और जो भी आपने 4 दीदी का नाम लिए, और 2 दीदी मेरे दादा आई हैं जो सुशीला देवी हैं और बीना देवी हैं। तो हम लोग ने जो एकता महिला विकास मंच है वो महिलाओं का संगठन है, उसमें काम करने के दौरान हमको ये महसूस हुआ कि हम महिलाओं के साथ बहुत सारी हिंसा हो रहा है, क्योंकि संस्थान के मदद से हम लोग उनका ट्रेनिंग लिए, अधिकार को जाने और उसके काम करने के लिए हम
अगुवाई किए, जो कि हम उनका समिति का गठन किए और उसी का नाम है एकता महिला अधिकार मंच। इस नाम से हम लोग जाने जाते हैं। हमारे संगठन में लगभग 22,000 दीदियां जुड़ी हुई है और ये कोविड-19 के तहत हम लोग ने बहुत सारे गरीब परिवारों को खिचड़ी खिलाए। करीब 3 महीना ऐसा हम लोग का खिचड़ी कार्यक्रम चला। काम के मदद से हम लोग ने सभी पंचायत में लगभग 60 से 70-80 ऐसे असहाय व्यक्तियों को भी राशन बांटा। प्रवासी मजदूर 400 ऐसे मजदूर को हम लोग ने प्रधान के मदद से घर वापस आने के लिए मदद कर पाए। और ये जो विशेष बात ये थी कि हम लोग का जो बाहर में फंसा हुआ था वो बहुत सारी महिलाएं भी थी और उनके साथ बच्चे भी थे। ये काफी हम लोग को दुखद लगा और उनके साथ भी हम लोग ने काम किए उनको वापस लाने के लिए। और वो जब वापस आए तो उनको THR के मदद से तो राशन भी हम लोग वितरण करवा पाए। और कोविड-19 में एकता महिला अधिकार मंच का जो केसेस आ रहा था, इसमें जो हम लोग बहुत मासूम पड़ गए थे कि अब कैसे होगा, कि रोज दिन तो आ रही है लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें, ये हम लोग की काफी मुश्किल था। और मतलब ना गाड़ी ना आदमी कुछ हम लोग को मिल नहीं पाता था, जिसका बदौलत काफी हम लोग नौकरियां आया काम करने में। फिर भी हम लोग उस परिस्थिति में भी प्रधान के इस तरह से जुड़ के बातचीत करके नंबर उपलब्ध करके हम लोग मदद कर पाए। जैसे क्या कोई भी दीदी का केस अगर आ रहा है तो हम दीदी में से कुछ नंबर था जिसको हम लोग कुछ लोगों तक पहुंचाए थे कि इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और कांटेक्ट करने के बाद जैसा ही केसेस समझ में आता था तो हम लोग थानेदार के साथ बात करते थे या जिला में DLSA के जो सचिव हैं उनसे बात करते थे और फिर उनका हम किसी न किसी तरह से सहयोग कर पा रहे थे। और अभी तक में बहुत सारे केसेस हम लोग सॉल्व कर पाए हैं लेकिन बहुत सारे नहीं भी कर पाए। हमारे इस सत्र के आखिरी स्पीकर की तरफ हम बढ़ते हैं। मोना, तुम अपना काम जो साहस में कर रही हो वो हम सबके साथ साझा कर सकते हो। नमस्ते। आप सबकी बातें सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि कोविड-19 के मुश्किल समय में भी आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। साहस थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। हम लोग जेंडर यौनिकता प्रजनन स्वास्थ्य पर काम करते हैं। किशोर किशोरियों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, पुलिस के साथ, और उद्देश्य यही है कि हम जेंडर आधारित हिंसा को रोक पाए। कोविड-19 ने जो हम पिछले 5 महीनों में अलग अलग साथ काम कर, उसमें से मुख्य काम हमारा रहा जो हम उत्तर प्रदेश में एक गांव है खुशीपुरा, वहां पे हमने गांव की महिलाओं के साथ जेंडर यौनिकता और प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों पर बात कर पाए। क्योंकि कोविड-19 के कारण में हमने सोचा था कि हम जाना, तो हमने फोन के माध्यम से कई सारे मुद्दे जैसे महामारी, उससे संबंधित साफ सफाई, बच्चा पैदा करने से संबंधी काफी सवाल रहते हैं। महिलाओं को जानकारी बहुत कम है। गर्भ निरोधक की भी कोई इतनी जानकारी नहीं है महिलाओं को। और सबसे बड़ी बात, जेंडर आधारित हिंसा को उसे रोका जा सकता है ये भी उन्हें पता नहीं है। तो हमें लगा कि ये जानकारी पहुंचाना जरूरी है। फोन के माध्यम से हम बात करते थे और काफी चीजें ऐसी समझ में आई जिससे समझ आया कि ये बातचीत कितनी जरूरी है। कम उम्र में शादी हो गई है महिलाओं की, बच्चे भी हैं एक दो, और ये नहीं जानते कि माहवारी क्या होती है और वो उनके शरीर पे उनका अधिकार है। अगर वो बच्चे नहीं करना चाहती तो वो मना करती हैं। और ये समझ पाना कि शादी में हिंसा होने के खिलाफ वो आवाज उठा सकती है, शादी का हिस्सा नहीं है। आदमी दारू ये मारपीट कर उन्हें
लगता है कि ये सब शादी में हर जगह होता है, इस नहीं उठा पा। तो हमारी जो हम फोन पे बातचीत कर रहे हैं 5 या 8 औरतें ही हो पाते हैं, क्योंकि फोन नहीं होता है। परिवार में एक के पास फोन होगा, पति के पास फोन होगा, तो उनसे पहले बात कैसे भी उन्हें जोड़ा जाता है। तो हमारी वर्कशॉप्स के माध्यम से ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये जरूरी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि उनका शरीर है, उनका राइट, उनका अधिकार है कि वो बच्चे पैदा करना चाहे नहीं करना चाहे। अगर उनके ऊपर मारपीट हो रही है तो वो आवाज उठा सकती है, क्योंकि अभी तक हम कहते हैं कि भारत है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जेंडर से संबंधित चीजें कर रही हैं। जब हम ऐसी वर्कशॉप बातचीत करते हैं और महिलाएं की बातों से ये समझ में आता है कि मारपीट और ये सब शादी का हिस्सा, तो ये समझ आता है कि कितनी जरूरी है ये बातचीत और ये हमें जारी रखनी है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए तकनीकी। तो ये काम हमें बहुत जरूरी लगा जो हम कर रहे हैं कोविड-19 में। दूसरा जो हमारा एक मुख्य काम है, किशोर किशोरियों के साथ बातचीत करना, ताकि बाल यौन शोषण का जो बढ़ती समस्या है उसके खिलाफ वो तैयार हो पाए उसका सामना करने के लिए। क्योंकि कोविड-19 में भी घर के सभी लोग घर पे रह रहे हैं, जिसके कारण महिलाओं के साथ जो बच्चे हैं वो भी बाल यौन शोषण के खतरे में आ रहे हैं। तो हमने पहले लड़की लड़कियों के साथ वर्कशॉप्स बातचीत की। इस 11 से 16 साल की उम्र में बदलाव जो आते हैं, शारीरिक बदलाव लड़की लड़कियों में, माहवारी क्या होती है, उसमें लड़कियां कैसे तैयार हो सकती हैं, और हमने सेक्स एजुकेशन, जो एक मुख्य सवाल किशोरावस्था में आता है कि ये सारे सेक्स क्या है, कॉन्डोम क्या है, ये सारे सवाल आते हैं और टीचर्स और माँ बाप से नहीं पूछ पाते, तो वो कैसे एक इंफॉर्मेशन दे दी जाए बच्चों को ताकि वो बड़े होके सही फैसले ले पाए और उन्हें जानकारी पता हो। इसके अलावा हमने सरकारी स्कूल के टीचर्स के साथ भी वर्कशॉप्स की, ताकि वो अपने जो पढ़ाते हैं उसमें किस तरह बच्चों को, अगर कोई बच्चा पूछ लेता है सेक्स रेशियो क्या है मैथ्स टीचर से या ज्योग्राफी टीचर से, तो क्या वो तैयार है सेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो कैसे वो अपने जो पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चों को, अगर बच्चे कोई ऐसे सवाल पूछते हैं जेंडर, सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, तो वो उस पर जवाब दे पाए। और इसके अलावा हमने पेरेंट्स, माँ बाप के साथ भी इन मुद्दों पे बातचीत की, क्योंकि बहुत सारा खाली टाइम है कोविड-19 में और हमें लगता है कि माँ बाप अगर बच्चों से ये जानकारी उन्हें दे पाए इस टाइम पे ताकि वो बच्चे ज्यादा तैयार हो पाएंगे इन चीजों के लिए। तो हमने बहुत सारे टूल्स जो अपनी वर्कशॉप्स में यूज करते हैं वो हमने माँ बाप के साथ शेयर किए, ताकि वो इस टाइम पे अपने बच्चों को इन टॉपिक्स के लिए जागरूक कर पाए और वो बड़े होकर अपना सही फैसले ले पाए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप सभी का काम बहुत बहुत जरूरी है और जिस तरीके का काम आप कर रहे हैं वो एकदम प्रेरणादायक है। तो एक बार धन्यवाद कि इतना जरूरी काम आप कर रहे हैं और आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं।